Assalamu alaikum students. My name is Amjad Shahzad. I am your English teacher. First of all, I would like to welcome you to first year class in Waqf College of Accountancy and Sciences. Dear students, English जब हम स्टार्ट करते हैं बुक को देखना तो हमारी बुक को आमतौर पे 3 पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है. उसमें एक पोर्शन प्रोज का होता है, एक पोर्शन पोइट्री का होता है और एक पोर्शन ग्रामर का होता है. अब आम तौर पे मैंने पहले लेक्चर में इस टॉपिक का इसीलिए इंतखाब किया है कि आम तौर पे स्टूडेंट्स को ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है कि प्रोज और पोइट्री में फ़र्क क्या है. ग्रामर का तो बच्चों को पता होता है, प्रोज बचपन से बच्चे पढ़ते आ रहे होते हैं, पोइट्री का नाम सुना हुआ होता है, पोइट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोज, ये बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं होता. तो मैं जब पोएम्स पढ़ाऊंगा आपको तो मेरा पोएम्स पढ़ाने का जो मेथड है वो ये है कि मैं इसके पोएम की टीचिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं. पहले पार्ट में हम पोएम का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं और दूसरे पार्ट में हम पोएम को एक्सप्लेन करते हैं. अब जब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रोज और पोइट्री में डिफरेंस क्या है. तो आज के लेक्चर में मैं पहले तो आपको यह बताऊंगा कि प्रोज और पोइट्री में डिफरेंस क्या है, और दूसरा जो मेरा पार्ट होगा इस लेक्चर का उसमें हम जो पोएम का स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे कि पोएम के स्ट्रक्चर को हम किस तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं प्रोज और पोइट्री के डिफरेंस से. यहां मैंने कुछ डिफरेंसेस मेंशन कर दिए हैं आपके लिए कि प्रोज जिसको हम उर्दू में नसर कहते हैं, अब इससे आपको जरा आसानी से समझ में आ जाएगी. पोइट्री जिसको हम उर्दू में शायरी कहते हैं. अब मैं आप में से किसी से पूछूं, किसी बच्चे से कि नसर और शायरी क्या होती है, तो वो कोई क्लियर आंसर नहीं मिलेगा. तो हम कुछ डिफरेंसेस जो है वो एस्टेब्लिश कर लेते हैं ये समझने के लिए कि प्रोज और पोइट्री में क्या फर्क है. अब पहला पॉइंट तो वही है जो आमतौर पे बच्चे बताते हैं. प्रोज में स्टोरीज होती हैं, एसेज होते हैं, फिक्शन होता है. आपकी टेक्स्ट बुक्स में जो कहानियां हैं, लेटर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, ये सारी चीजें प्रोज कहलाती है. जबकि पोइट्री में जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम पोएम कहते हैं, जिसको हम उर्दू में नज्म कहते हैं, तो उसको हम पोएम्स कहते हैं. अब इसके स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, आपको पता है कि प्रोज जो है वो सेंटेंसेस की सूरत में लिखी जाती है और सेंटेंसेस जो हैं वो जब मिलते हैं आपस में तो पैराग्राफ बन जाता है. अब पोइट्री इस तरह नहीं लिखी जाती. पोइट्री में लाइंस की सूरत में लिखा जाता है और लाइंस कंबाइन होकर स्टेंजा की शेप बना देती हैं. दे बिकम अ स्टेंजा. अब स्टेंजा को हम फर्दर बाद में एक्सप्लेन करेंगे. इसी तरह एक और डिफरेंस जो है, प्रोज में डायरेक्ट स्टेटमेंट होती है. जो भी बात की जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट एक सेंटेंस की सूरत में, जबकि पोएम्स में डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है. कहीं पोएट जो है वो डायरेक्ट बात करता है, कहीं इनडायरेक्ट बात करता है. डिफरेंस क्या होता है वो हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस है. नेक्स्ट जो है, प्रोज में वर्ड्स यूजुअली मीन व्हाट दे एक्चुअली मीन. असल में जो उनका मतलब होता है प्रोज में उनका वही मतलब लिया जाता है, जबकि पोइट्री में ये जरूरी नहीं है. पोइट्री में आमतौर पर वर्ड्स डोंट ऑलवेज मीन व्हाट दे मीन. वर्ड्स डोंट ऑलवेज मीन व्हाट दे एक्चुअली मीन. असल में उनका जो मतलब होता है, पोएट का मकसद वो बात करना नहीं होता, बल्कि उसके अंदर हिडन मीनिंग्स होते हैं, उसके कुछ और एस्पेक्ट्स जो हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं. इसी तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि प्रोज में a prose writer must follow the grammar and punctuation rules. पंक्चुएशन और ग्रामर को रूल्स को फॉलो किए बगैर
ایک افیکٹو پروز نہیں لکھی جا سکتی. اگر لکھی جائے گی تو اس کو اس میں غلطیاں سمجھی جائیں گی, اس کو جو ہے وہ غلط سمجھا جائے گا. جبکہ پوئٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوئٹ میں وائلیٹ گرامر اینڈ پنکچویشن رولز. اس میں کہیں وہ سبجیکٹ پہلے لے آتا ہے, آبجیکٹ بعد میں, آبجیکٹ پہلے لے آتا ہے, سبجیکٹ بعد میں. اس کی جو لائن کی فارمیشن ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے, اس میں پنکچویشن بھی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے, اس میں جو گرامر کے رولز ہیں ان کو فالو نہیں کیا جاتا. Another major difference is there is no rhythm in prose, جبکہ پوئٹری ردم کے بغیر ہوتی نہیں ہے. always has a rhythm. پوئٹری میں بہت ضروری ہے کہ اس میں ردم لازمی ہوگا. جب تک ردم نہیں ہوگا, ردم سے کیا ہوتا ہے, میوزک پیدا ہوتا ہے. جب تک میوزیکل نہیں ہوگی پوئم افیکٹو نہیں ہوگی. جب تک اس کے اندر ردم نہیں ہوگا پوئٹری افیکٹو بنے گی ہی نہیں, پوئٹری ہی نہیں رہے گی. اسی لیے جو پروز ہے وہ پڑھنے کے لیے ہوتی ہے, اٹ از یوزلی ریڈ, جبکہ پوئمز آر ٹو بی سنگ. پوئمز پڑھی جاتی ہیں, پوئمز گائی جاتی ہیں, اس کو ایک ردم کے ساتھ, ایک میوزک کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے. اور اسی طرح جو پروز ہے اس میں اسٹریٹ فارورڈ لینگویج ہوتی ہے, جو بھی بات کی جا رہی ہے بالکل ڈائریکٹ کی جا رہی ہے. جبکہ پوئٹری میں پوئٹ یوزز پوئٹک ڈیوائسز, مختلف ٹیکنیکس یوز کرتا ہے جن کو ہم فگرز آف سپیچ کہتے ہیں. ان سے وہ یہ جو میں نے کہا تھا ڈائریکٹ انڈائریکٹ, اس میں وہ انڈائریکٹ میننگز اور وہ ورڈز ڈونٹ آلویز مین وٹ دے ایکچولی مینز ان پوئٹک ڈیوائسز کے ذریعے, ان فگرز آف سپیچ کے ذریعے وہ میننگز ایکسٹریکٹ کرتا ہے اپنے ریڈر کے لیے, اپنے لسنر کے لیے جو وہ کہنا چاہتا ہے. سو دس از دی میجر ڈفرینسز بٹوین پروز اینڈ پوئٹری. تو اب ہم آتے ہیں اسٹرکچر کی طرف. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم پوئم کے اسٹرکچر کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں. اسٹرکچر کو ہم دو پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. نمبر 1 از فارمیٹ آف پوئم اینڈ نمبر 2 از رائمنگ اسکیم. اب جب یہ دو چیزیں ہم اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو پوئم کا اسٹرکچر ہمارے سامنے بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. اب ہم فارمیٹ آف پوئم کا کیا مطلب ہے کہ پوئم دیکھنے میں کیسی لگ رہی ہے, اس کی شیپ کیسی ہے, اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے. تو میں نے یہاں پہ پہلا ڈیفرنس آپ کو بتایا تھا کہ لائنز کی صورت میں لکھی جاتی ہے اور سٹینزا بن جاتے ہیں. اب ڈفرینٹ پوئمز میں ڈفرینٹ ٹائپس آف سٹینزاز ہوتے ہیں, تو ان سٹینزاز کی بیس پر ہم, ویسے تو پوئم کے فارمیٹ کے بہت طریقے ہیں, یہاں پہ ہم صرف بات کریں گے فارمیٹ آف پوئم اکارڈنگ ٹو دا نمبر آف لائنز ان ون سٹینزا. اب جہاں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ پوئمز ایسی ہوتی ہیں جس میں 2 لائنوں کے سٹینزا ہوتے ہیں, کچھ پوئمز ایسی ہوتی ہیں جس میں 3 لائنوں کے سٹینزا ہوتے ہیں. تو اس بیس پہ ہم ان کے سٹینزا کو ڈفرینٹ نیمز دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر 2 سٹینزا ہیں, 2 لائنز ہیں ایک سٹینزا میں, if there are 2 lines in one stanza it is called couplet. اسی طرح جب 3 لائنیں ہیں ایک سٹینزا میں تو it is called tercet. جب 4 لائنیں ہیں تو it is called quatrain. جب 5 لائنیں ہیں تو it is called quintet. جب 6 لائنیں ہیں ایک سٹینزا میں تو that stanza is called sestet. جب 7 lines ہیں تو septet. And when there are 8 lines in one stanza, it is called an octave. اب عام طور پہ 8 لائنوں تک ہی سٹینزاز ہوتے ہیں پوئمز میں, جنرلی 8 لائنوں تک ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ پوئمز ایسی ہوتی ہیں جس میں ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی. پہلے سٹینزا میں 3 لائنیں ہیں, دوسرے میں 5 ہیں, تیسرے میں پھر 4 ہیں, تو ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی. لیکن ان کے درمیان, سٹینزاز کے درمیان ایک انٹر کنیکٹیوٹی ضرور ہوتی ہے, جو ایک ردم ہوتا ہے. ایسی پوئم کو ہم عام طور پہ فری ورس کہتے ہیں اور اس کے ہر پارٹ کو ہم اسٹراف کہتے ہیں. دا پوئم میں کنسسٹ آف 2, 3, 4 اسٹرافس. جبکہ یہ جو
इस तरह की पोएम्स हैं जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसमें हम कहते हैं द पोएम कंसिस्ट ऑफ 2 स्टैंजास, 3 स्टैंजास, 4 स्टैंजास, और इसके मुताबिक हम कह सकते हैं द पोएम कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्ट्रेन्स, दिस पोएम कंसिस्ट ऑफ 4 कपलेट्स, दिस पोएम कंसिस्ट ऑफ 6 सेस्टेट्स। तो ये स्ट्रक्चर का पहला पार्ट हो गया। उसके बाद स्ट्रक्चर के दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करते हैं राइमिंग स्कीम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ पोएम, इसलिए कि राइमिंग स्कीम मैंने पहले बताया था कि पोएम के म्यूजिक को डिफाइन करेगी कि पोएम का कितनी म्यूजिकल है। पोएम उतनी इफेक्टिव होगी जितनी म्यूजिकल होगी, तो वो उसका जो म्यूजिकल एस्पेक्ट है उसको डिस्कस करते हैं हम राइमिंग स्कीम के साथ। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम एक पोएम की राइमिंग स्कीम को किस तरह डिफाइन करते हैं, कैसे हम उस पोएम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस पोएम से कैसे समझते हैं कि इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपकी एक बड़ी कॉमन पोएम है, आप लोगों ने 10th में पढ़ी हुई है, द रेन, उसका एक स्टेंजा मैंने आपके लिए ले लिया है। इस एक स्टेंजा को मैंने यहां लिख दिया है, तो इसको हम देखते हैं कि हम राइमिंग स्कीम कैसे देखते हैं। राइमिंग स्कीम बेटा बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप उर्दू में पढ़ते हैं काफिया और रदीफ, तो जितना काफिया और रदीफ रवां होता है उतनी वो गजल या नज्म जो है वो इफेक्टिव होती है। तो यहां बिल्कुल जिस तरह काफिया आपको पता है कि शेर के मिसरे के आखिर में होता है, तो हम क्या करेंगे, ये 6 लाइंस का एक स्टेंजा है। अब हम पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइंस का एक स्टेंजा है, तो हम क्या कहेंगे, इसका फॉर्मेट क्या है, ये सेस्टेट है, इट इज अ सेस्टेट। अब हम इसकी राइमिंग स्कीम देखने के लिए क्या करते हैं, मैं एक दफा पहले पोएम ये स्टेंजा पढ़ देता हूं, उससे हमें इसके रिदम का अंदाजा हो जाएगा। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, giving the poor beneath drop after drop. It is a sweet noise to hear these green leaves drinking near. अब आपको पढ़ने से अंदाजा हो रहा है कि इसके अंदर एक रिदम है, इसके अंदर एक म्यूजिक है। अब हम उस म्यूजिक को एक्सट्रैक्ट करते हैं इसमें से। हम क्या करते हैं, पोएम का जो स्टेंजा है उसके पहली लाइन का, हर लाइन का आखिरी लफ्ज देखते हैं। पहली लाइन का आखिरी लफ्ज है रेन, तो हम क्या करते हैं, ये जो आखिरी लफ्ज है इसको हम एक नाम दे देते हैं। तो इसको मैंने नाम दे दिया स्टार्टिंग विद ए, मैंने इसको ए का नाम दे दिया। अब हम दूसरी लाइन देखते हैं, आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, इसका आखिरी लफ्ज है टॉप। टॉप का जो रिदम है वो रेन से बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं बी का। अब तीसरे लफ्ज पे चलते हैं, तीसरी लाइन पे, गिविंग द पुअर बीनीथ। बीनीथ का जो रिदम है, जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो रेन और टॉप से बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको मैंने नाम दे दिया सी का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, आखिरी लफ्ज है ड्रॉप। दिस ड्रॉप प्रोनाउंसेस exactly the same as this top is pronounced. दोनों की प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है, टॉप ड्रॉप, साउंड एक जैसी है, तो इसका नाम हमने बी दिया था, हम इसको भी बी का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट जब देखते हैं, इट इज अ स्वीट नॉइज टू हियर, द लास्ट वर्ड इज हियर। हियर को अब हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं पहले 4 लाइनों में, तो ना तो ये पहले के साथ, ना दूसरे, ना तीसरे, चौथे, किसी के साथ नहीं मिलती, तो हम इसको डी दे देते हैं। These green leaves drinking near, अब हम चौथी लाइन पे जाते हैं, तो इसका आखिरी लफ्ज है नियर। अब आप देखें, here and near, दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है, दोनों की जो साउंड है, that is exactly the same। तो इसका मतलब है हमने इसको भी डी का नाम दे दिया। और ये हमारा अब एक स्टेंजा कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी कलेक्ट करके इसको एक राइमिंग स्कीम को एक नाम दे देते हैं। तो इसकी राइमिंग स्कीम बनती है, इसको सीरीज में लिख लेते हैं, ए बी सी बी डी डी, ए बी सी बी डी डी। तो हम क्या कहते हैं,
कि दिस स्टेंजा हैज द राइमिंग स्कीम ऑफ ए बी सी बी डी डी। अब ये तो स्टेंजा की हो गई। पोएम की राइमिंग स्कीम हम कैसे देखेंगे? पोएम की राइमिंग स्कीम देखने के लिए हम इसका नेक्स्ट स्टेंजा, उससे नेक्स्ट स्टेंजा, जितने भी स्टेंजास हैं उन सब की राइमिंग स्कीम देखेंगे। और अगर हम देखेंगे कि हर स्टेंजा की राइमिंग स्कीम यही है, तो हम कहेंगे द पोएम हैज अ रेगुलर राइमिंग स्कीम। द पोएम हैज अ रेगुलर राइमिंग स्कीम ऑफ ए बी सी बी डी डी। और अगर एक स्टेंजा की कुछ और है, दूसरे की कुछ और है, तीसरे की कुछ और है, तो दैट विल बिकम इर्रेगुलर राइमिंग स्कीम। दिस इज अबाउट राइमिंग स्कीम। अब हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद जब हम पोएम को एक्सप्लेन करते हैं तो उसके लिए हम पहले उसको ट्रांसलेट करते हैं। उसके बाद हम जब उसको एक्सप्लेन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उसमें पोएटिक डिवाइसेस यूज होती हैं। वर्ड्स डोंट ऑलवेज मीन व्हाट दे एक्चुअली मीन, तो उसके लिए फिगर्स ऑफ स्पीच को समझना बहुत जरूरी है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं दो चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक तो हम फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कॉमनली यूज्ड फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो खास तौर पे हमारी किताब में इस्तेमाल हो रहे हैं पोएम्स में। और दूसरा मैं डिस्कस करूंगा कि हम पोएम को जब एक्सप्लेन करते हैं तो उसको किस किस लेवल पे हम किस तरह देखते हैं। हम उसको पैराफ्रेज क्या चीज होती है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन क्या चीज होती है, समरी किसको कहते हैं, हम थीम किसको कहते हैं, हम सेंट्रल आइडिया किसको कहते हैं, तो ये चीजें मैं डिस्कस करूंगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम मी टुडे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री एंड द स्ट्रक्चर ऑफ पोएम। तो स्ट्रक्चर ऑफ पोएम को आपने समझ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिगर्स ऑफ स्पीच और पोएम को समझने का तरीका जो है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा।